तो संक्षेपण किसे कहते हैं? किसी भी चीज के संक्षिप्तीकरण को अर्थात छोटा करने को हम क्या कहते हैं? संक्षेपण कहते हैं। तो संक्षेपण जो भी पैराग्राफ होता है या जो भी गद्यांश होता है उसका 1/3 जो भाग होता है उसको अगर हम छोटा कर लेते हैं तो क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाते हैं। तो संक्षेपण को कितना करना होता है? 1/3 करना होता है। और किसका 1/3 करोगे आप? किसी भी गद्यांश का, किसी भी उस कथन का, ठीक है, जो एक बड़े विस्तार से अपने वक्तव्य को कह रहा है तो उसको संक्षिप्त में हमें प्रस्तुत करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो गया ए। रात दिवस पूनम अम्मा सुख दुख छाया धूप यह जीवन बहुरूप या बदले किसने रूप में कौन सा छंद है? तो यहाँ सोरठा, दोहा, रोला और चौपाई ये मात्रिक छंद दिए गए हैं और इन मात्रिक छंदों में से मात्रा के आधार पे प्यारे दोस्तों हम यहाँ छंद की पहचान करेंगे। तो इसमें अगर पहले चरण में 11 मात्रा आती है तो वो प्यारे दोस्तों सोरठा है। अगर पहले चरण में 13 मात्रा आती है तो दोहा है। अगर 24 मात्रा आती है तो रोला है। अगर प्रत्येक चरण में 16 मात्रा आती है तो क्या कहलाता है? चौपाई। और मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण में लगने वाले समय को। और मात्रा हमेशा किसकी होती है प्यारे दोस्तों? स्वर की। जैसे इसमें ये रे व्यंजन है, मात्रा किसकी होगी? आ की। तो इसकी मात्रा 2 होगी, इसकी 1 है, इसकी मात्रा 1 और 1 है। यहाँ पे बड़े वाला ऊ है तो मात्रा 2 होगी, 1, इसकी भी मात्रा 1 है, इसकी मात्रा 1 और 2। यहाँ पे 2 3 4 5 6, 6 और 2 8 9 10 10 11 और 2 13। इसमें आई है 13 मात्रा, इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका दोहा छंद। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों अगर आपके इस पहले चरण से मात्रा नहीं बैठती तो आप इस तीसरे चरण में भी मात्रा देख सकते हैं, उसमें भी 13 ही मात्रा होगी। इसको आप अपने आप में वेरीफाई करने के लिए अगर इसके पहले और तीसरे में 13 13 है, दूसरे और चौथे में प्यारे दोस्तों 11 11 है तो उसको क्या कहते हैं? दोहा छंद कहते हैं। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम बताइए। तो मैं आप चला जाऊंगा तो यहाँ पे आप का प्रयोग 3 तरीके से किया जाता है। एक आपका प्रयोग प्यारे दोस्तों पुरुषवाचक में होता है मध्यम पुरुष के लिए, जिसमें हम सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप कहाँ रहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए आपका प्रयोग किया। लेकिन अगर मैं आप का प्रयोग अपने लिए करूं तो वो क्या कहलाता है? निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? निजवाचक सर्वनाम। तो जब आपका प्रयोग कहने वाला, बोलने वाला, लिखने वाला अपने लिए करता है तो वो क्या कहलाएगा? निजवाचक। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों आपका डी ऑप्शन। इसके बाद किस शब्द में रे का प्रयोग नहीं है? इसमें क्या दिया है? नहीं का प्रयोग किया गया है। किस शब्द में रे का प्रयोग नहीं है? वृक्ष है, ट्राम है, श्रम है और स्रोत है। यार दोस्तों यहाँ ट्रम है, ट्राम शब्द है, राष्ट्रीय में जो हम प्रयोग करते हैं ये भी रे का ही रूप है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ इसमें से प्यार दोस्तों ये रे है, इसमें आपका ये वाला रे है और इसमें यहाँ पे ये वाला रे है। लेकिन इसमें जो प्रयोग हुआ है वृक्ष में, उसका प्रयोग हमने एक स्वर के रूप में किया है, वो क्या होता है? आपका री होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका क्या हो गया यहाँ पर? ए। नेक्स्ट, तत्सम तद्भव का संगत मेल क्या है? तत्सम तद्भव का संगत का मतलब क्या होता है? जो सही मेल है, जो आपस में मेल खाते हैं, वो बताना है। काम, कार्य, तो ये तो तत्सम नहीं है, ये अपने आप में ये तत्सम है, आपका ये अर्ध तत्सम कहलाता है। ये आपका तद्भव है। क्यों है तद्भव? क्योंकि अर्धचंद बिंदु आया है। जहां अर्धचंद बिंदु का प्रयोग करते हैं वो हिंदी के शब्द तद्भव होते हैं। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। जबकि हमें ढूंढना क्या है? पहले तत्सम और बाद में तद्भव। तो कास्ट है, इसमें मूर्धन्य से आया है। और जहां भी प्यारे दोस्तों तालव्य से का प्रयोग करेंगे, मूर्धन्य से का प्रयोग करते हैं, जहां यह का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कुछ वर्ण हमारे ऐसे होते हैं जहां भी हम इन संयुक्त व्यंजन का प्रयोग करते हैं तो वे सारे के सारे हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं, अर्थात वो संस्कृत के शब्द कहलाते हैं जहां भी हम इन वर्णों का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है, तत्सम कहलाया और इसी का ये क्या बन गया? तद्भव। राइट आंसर हो गया आपका प्यार दोस्तों यहाँ पर 5वें का सी ऑप्शन। व्यंजन संधि को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्वर संधि को संस्कृत में कहा जाता है अच। अच क्यों कहा जाता है? क्योंकि अच है एक प्रत्याहार। तो ये क्या कहलाता है? अच यहाँ पर क्या है? एक प्रत्याहार है। प्रत्याहार किसे कहते हैं? निकनेम को। जैसे वीरेंद्र सहवाग का शॉर्ट नाम वीरू है, हरभजन का भज्जी है, युवराज का युवी है। ऐसे ही प्यार दोस्तों विराट कोहली को चीकू कहा जाता है। ऐसे स्वर संधि को क्या कहते हैं? अच संधि। ठीक है। और यहाँ पे व्यंजन को क्या कहते हैं? ये किसका नाम है? ये व्यंजन संधि का नाम है। तो व्यंजन संधि को हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि को कहते हैं हल। क्योंकि जो हमारे महेश्वर सूत्र होते हैं तो 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है? आपके महेश्वर। महेश नाम किसका था? भगवान शिव का। इन 14 महेश्वर सूत्र में प्यारे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हमारे अच और हल दोनों आ जाते हैं। तो महेश्वर सूत्र में पहला सूत्र क्या है उसके बारे में भी समझो। ये कहा पाणिनि ने कि भगवान शिव ने जो डमरू बजाया
तो सबसे पहले उसमें से जो साउंड निकली वो ये साउंड निकली, तो ये आपका पहला सूत्र हो गया। तो ऐसे ही आपके 14 सूत्र होते हैं। तो यहां से ए ले लिया, इसके बाद में चे वाला ले लिया, तो ए से लेके चे तक के जो वर्ण होते हैं स्वर कहलाते हैं। है से लेके ले तक के बीच में जो वर्ण आते हैं वो हमारे प्यारे दोस्तों सारे व्यंजन। ठीक है, इसीलिए आपको ध्यान रखना स्वर को अच और हल को व्यंजन कहा जाता है। और जब संधि की बात आए तो फिर आप अच संधि और दूसरा शब्द क्या प्रयोग करोगे, हल संधि। नेक्स्ट है सर्वथा। क्या है सर्वथा? शब्द है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण संयोजक क्रिया विशेषण है, ये जोड़ने का काम जो करता है वो संयोजक कहलाता है। यौगिक है या फिर रीतिवाची क्रिया विशेषण है। रीतिवाची में कार्य के होने के तरीके को हम बताते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सर्वथा का मतलब क्या होता है, जो हर जगह हो, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। वो क्या कहलाया, परिमाणवाचक, अर्थात क्वांटिटी, मात्रा का ज्ञान करा रहे हैं। तो जब मात्रा को बता रहे हैं तो क्या कहलाएगा आपका, परिमाणवाची। राइट आंसर 7 का हो गया प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? तो रेखांकित यहाँ किसको किया गया है प्यारे दोस्तों, यहाँ निकट को। तो निकट शब्द बताना है क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। जो दो शब्दों वाक्यांश या वाक्य को जोड़ता है वो समुच्चय बोधक कहलाता है। यहाँ पे निकट शब्द दो शब्दों वाक्यांश या वाक्य को नहीं जोड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, संबंध सूचक। क्यों? जितने भी हमारे क्रिया विशेषण है अगर वो प्यारे दोस्तों संज्ञा के साथ आते हैं, अगर हमारे क्रिया विशेषण संज्ञा के साथ आते हैं, मुंबई यहाँ संज्ञा है और ये हमारा अविकारी शब्द अव्यय है, जो कि यहाँ पे क्रिया की विशेषता को नहीं बल्कि संज्ञा के साथ अपने संबंध को बता रहे हैं। जब भी किसी कारक चिन्ह के बाद हम किसी क्रिया विशेषण अव्यय का प्रयोग करते हैं तो वे संबंध बोधक बन जाते हैं। ध्यान रखना है, क्रिया विशेषण अव्यय को संबंध बोधक हम कब मानते हैं, कब बनाते हैं, जब वो किसी कारक चिन्ह के बाद प्रयुक्त हो। यहाँ एक कारक चिन्ह के है, इसके बाद प्रयुक्त हो रहा है। दूसरा संज्ञा के साथ अपने संबंध को बता रहा है, मुंबई के निकट पूना है, इसीलिए क्या कहलाएगा, राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों आपका बी। निम्नलिखित में से दिए गए शब्द के अर्थ विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से कोई एक विकल्प गलत है। तो जो गलत विकल्प है उसको आपको बताना है प्यारे दोस्तों, इसमें से कौन सा है, आप इसको दिए गए ऑप्शन के आधार पर ही इसको पहचानोगे। तो निम्न में से दिए गए शब्द में अर्थ विकल्प दिए गए, इसमें से कोई एक विकल्प गलत है। आपको गलत विकल्प अर्थात जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है का चयन करना है। किसका चयन करोगे, आतुर। तो आतुर को प्यारे दोस्तों हम उत्सुक भी कहते हैं। वो कहते हैं ना, ये चीजों को पाने के लिए बड़ा आतुर है, मिलने के लिए बड़ा उतावला है, तो ये उतावला भी कहलाएगा। और प्यारे दोस्तों ये रोगी भी कहलाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, अपतित। तो ये अपतित का मतलब, पतित मतलब गिरना होता है, अपतित जो गिरा ना हो, इसलिए यहाँ पे जो कहे अर्थ नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ आतुर का अर्थ अपतित नहीं होता, बाकी सारा है। राइट आंसर हो गया आपका सी। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। तो गुरुवे जो शब्द बना है प्यारे दोस्तों, यहाँ गुरु में छोटा हुआ आता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में यहाँ ये क्या है, आई। इधर से प्यारे दोस्तों अगर हम ऊ लेंगे और इधर से क्या लेंगे, हम आई लेंगे, ऊर और ये मिलके क्या बनेगा आपका, वे बनेगा। ऐसे ये शब्द बना, ऊ और आई मिलके क्या बनता है, वे। तो राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। कौन सी संधि है इसमें, यण संधि है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प, संगत का मतलब सही विकल्प विलोम शब्द की दृष्टि से, ठीक है। आज्ञा अवज्ञा, आज्ञा मतलब आज्ञा मानना, अवज्ञा ना मानना। अधुना नूतन है, अस्ति नास्ति है, ठीक है। एधम उत्तम है, अज्ञा विज्ञ है, अग्र पश्य है। इसके बाद में एधम का क्या हो गया, उत्तम। एधम का मतलब नीच, निम्न कोटि का, उत्तम श्रेष्ठ हो गया। अज्ञ और विज्ञ ये भी विलोम शब्द हो गए, अग्र और पश्य ये भी हो गए। तो इसमें प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो गया आपका यहाँ बी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अस्ति नास्ति, अधुना का मतलब होता है आधुनिक समय का, फिलहाल का, नूतन मतलब नया होता है। तो यहाँ पर विलोम शब्द नहीं बना है, लेकिन ये बाकी सारे के सारे आपके विलोम शब्द के जोड़े थे, ठीक है। तो ग्राम का ग्राम्य बना रहे हैं, तो ये कहाँ है उल्टा, ग्राम का ग्राम्य नहीं है। तो गांव से तो संबंधित जो ग्रामीण है उसका क्या होता है प्यारे दोस्तों, नागरिक होता है, ठीक है, नगरीय को बोलेंगे उसको। तो राइट आंसर आपका केवल यहाँ बी। अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। हिंदी को प्रस्तुत करने के लिए हम अनेक विधाओं का प्रयोग करते हैं, जैसे उपन्यास, जीवनी है, नाटक है, आत्मकथा है, ऐसे यात्रावर्त है, रेखा चित्र है, कहानी है, उन सब का प्रयोग हम करते हैं। अर्ध कथानक अपने आप में हिंदी की प्यारे दोस्तों पहली आत्मकथा था, ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है। और ये किसकी है, बनारसी दास जैन। तो आपको ये ध्यान रखना है, बनारसी दास जैन ने हिंदी की पहली आत्मकथा लिखी, जिसका नाम था अर्ध कथानक। तो आत्मकथा में क्या होता है, अपने बारे में व्यक्ति स्वयं लिखता है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका प्यारे दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन। शुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म बताना है। यहाँ पे आपको एक दूसरे का मीनिंग बताना है। अस्थि, जो यहाँ पे क्या बना है आपका, यहाँ पे अस्थि, ठीक है। इसके बाद में विद्यमानता, यथार्थ जो चीज विद्यमान हो, ठीक है, वो हड्डी है। राज हो गया, रहस्य शासन, ये अपने आप में गलत हो गया।
प्रवंचन, उपदेश, ठीक है। और ये वाला प्रवंचन क्या है प्यार दोस्तों आपका यहाँ ठगी। तो ये वाला अस्थि हड्डी हो गया आपका। भाई यहाँ ये दे रहे हैं अस्थि का मतलब जो विद्वान है, वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं ना, हम संस्कृत में भी अस्थि का प्रयोग है कि सेंस में, तो जो विद्वान है, विद्वानता है, अस्थि का अर्थ हड्डी हो गया, ये अपने आप में ठीक है। राज का अर्थ रहस्य, राज का अर्थ शासन है, गलत हो गया। प्रवंचन उपदेश, प्रवचन ठगी है। जरा वृद्धावस्था है और ये जरा थोड़ा सा, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर प्यारे दोस्तों ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर आपका ए। प्राधिकर्त का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण आपको करना है, अर्थात ये आपसे वर्ण विन्यास, जिसको हम वर्ण विच्छेद भी कहते हैं, ये पूछ रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संयोजक का अर्थ जोड़ना होता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, समुच्चय बोधक, एक समानाधिकरण और एक व्याधिकरण। जो समानाधिकरण है वो संयोजक होता है, जो व्याधिकरण होता है वो अलग अलग आधार को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ क्या है प्राधिकर्त, तो इसमें क्या आ जाएगा जी, ये पे आधा है, इसके साथ में ये रे आ गया, ये आ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्यारे दोस्तों आपका ये बन गया। इसके बाद में ये आधा ध और ई है, ये ध और ई मिलके क्या बन गया प्यारे दोस्तों आपका यहाँ पे धी। इसके बाद में ये आधा क और री आ गया आपका यहाँ पर, ये क्या बना आपका यहाँ कर्त बना। ये तय और ए है, तो इसके साथ अगर हम आपस में जोड़ेंगे तो राइट आंसर क्या हो गया आपका पहला। यानी कि जब भी दो व्यंजन एक साथ आए तो उनमें पहले वाला व्यंजन आधा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे राइट आंसर हो गया प्यारे दोस्तों आपका ए। किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। शिरो रेखा, तो अपने आप में यहाँ विसर्ग का औ में परिवर्तन हो गया, विसर्ग संधि है। सांगो पाक, तो यहाँ पे ए और ऊ मिलके औ बनेगा, तो ये तो आपका औ आया है, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। परस्पर है, विसर्ग का स में परिवर्तन, ये भी हो गया। यस शरीर है, विसर्ग का विसर्ग में परिवर्तन, ये भी हो गया। तो यहाँ विसर्ग संधि का जो प्रयोग नहीं है वो सांगो पांग है, क्योंकि यहाँ ए और ऊ मिलके क्या बनेगा औ बनेगा, इसीलिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का आपका बी हो गया। निम्नलिखित शब्द समूह में से कौन सा विकल्प योगरूढ़ शब्दों का सही उदाहरण है, तो योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। यहाँ दो शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बताए तो वो क्या कहलाते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जो बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण होते हैं, योगरूढ़ शब्द की शॉर्ट ट्रिक क्या है, वे सामासिक पद बहुव्रीहि समास के भी अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे 10 और आनंद दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, रावण को, तो ऐसे यहाँ तीर्थाटन ये तो अपने आप में नहीं है, गीतांजलि है, अनुपालन योगरूढ़ नहीं है। गिरिधर ये कौन है, भगवान श्री कृष्ण, गिरि अर्थात पर्वत को उठाने धारण करने वाले। चतुर्भुज 4 भुजाएं वाले विष्णु हैं। मृत्युंजय भगवान शिव है, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका बी। यहाँ पे दो शब्द है, गिरि और धर, दोनों का योग हुआ और तीसरे की विशेषता बता रहे हैं। चतुर्भुज दोनों का योग हुआ, तीसरे की विशेषता। मृत्युंजय दोनों शब्द का योग हुआ, मृत्यु और जय, और भगवान शिव की विशेषता। तो ये बहुव्रीहि समास के भी उदाहरण है। तो जितने भी योगरूढ़ शब्द है वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण है वो क्या कहलाते हैं, योगरूढ़। तो योगरूढ़ किसके अंदर आता है, रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, राइट आंसर हो गया। अब जैसे धन है, रात है, मत है, तो इनके टुकड़े करने पे अर्थ नहीं होगा, ये रूढ़ कहलाएंगे। जैसे तीर्थाटन है, गीतांजलि, अनुपालन है, ये यौगिक शब्द कहलाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पुस्तक है, रोटी है, घास है, ये रूढ़ शब्द है। रचना के आधार पे अगर हम बात करें तो ये रचना के आधार पे क्या है, यहाँ पे ये रूढ़ शब्द है। नेक्स्ट, पद्मावत के रचयिता कौन है, तो पद्मावत मुल्ला दाऊद जायसी कुतुबन, तो अपने आप में प्रेमाख्यान काव्य में श्रेष्ठ काव्य माना जाता है पद्मावत, क्योंकि ब्रज भाषा में लिखा गया। तो ये किसकी रचना है, ये जायसी की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो गया आपका बी। किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स एक बार बाद में ले लेना, पहले एक बार यहाँ क्वेश्चंस के आंसर दे लो, देखो कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में जो डाउट्स बचे उन डाउट्स को सामने रख लेना। किस क्रमांक के सभी शब्द शुद्ध है, तो उसमें शुद्ध वर्तनी आपको ढूंढनी है। इसमें अग्नि है, अभिशाप, ये आपका गलत हो गया। इसके बाद अवनति, अभिष्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, गलत है। इसके बाद अभिष्ट शब्द है, इसमें भी ये वाला आपका गलत है, ठीक है, तो इसमें 2 गलत हो गया। अभिष्ट है, औत्सुक ठीक हो गया। अंतर्निहित ये भी ठीक है, इसमें गतिक शब्द लगा है अंतर। इसके बाद इंसाफ, ये भी अपने आप में सही है, विदेशी शब्द है, तो इसमें कोई भी वर्तनी गलत नहीं है। औषधीय, इसमें वर्तनी गलत है यहाँ पे, क्योंकि इसमें मात्रा 2 आएगी, तो हमें सही मिल गए। अभिष्ट का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, इच्छित हो। औत्सुक का मतलब होता है जो उत्सुक रहता है। अंतर्निहित जो इसमें समाहित रहता है, और इंसाफ अर्थात जिसको न्याय मिलता है। तो राइट आंसर आपका बी हो गया। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है, तो अंधेर नगरी प्रसिद्ध नाटक है, तो ये किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, जिसको जाना जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा के नाम से भी। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर आपका ए। बादल राग कविता किन की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी या निराला।
तो बादल राग जो है अपने आप में प्रसिद्ध कविता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो निराला की प्रसिद्ध है। माखनलाल चतुर्वेदी वीर रस में लिखते थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये अपने आप में श्रृंगार रस की है, जिसमें माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रशांत ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, इस वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य पूर्ण करना है। अर्थात सही जगह आपको विराम चिन्ह प्रयोग करने हैं। तो यहाँ प्रशांत ने आम, अमरूद, तो यहाँ आम के बाद नहीं लगाया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? ये गलत हो गया। प्रशांत ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, तो यहाँ पे प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना, आदि के बाद इसने लगाया है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो यहाँ आदि के बाद में आपका यहाँ पे अल्प विराम नहीं आएगा। प्रशांत ने आम, अमरूद, केले आदि खरीदे, इसमें कोई भी विराम चिन्ह से संबंधित गलती नहीं है, इसलिए ये आपका शुद्ध वाक्य है। प्रशांत ने, यहाँ पे आपने विराम चिन्ह गलत लगाया, ठीक है, तो ये भी अपने आप में गलत हुआ। तो राइट आंसर केवल और केवल आपका सी सही हो गया। संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनना है। तो संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। असंगत का मतलब क्या होता है? गलत विकल्प। तो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जैसे राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है अपने आप में, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अर्थात जो इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति वस्तु को बताए, जैसे पर्वतों में हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होगी। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअल किसी एक की बात करती है, ये बात अपने आप में कथन सही है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है, ये बात सही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत है, ठीक है। अनंत का मतलब क्या? बहुत सारी है, कोई लिमिट ही नहीं है कि ये कितनी है, ये भी सही है। ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु आदि यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो ईर्ष्या को आप स्पर्श नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते, रोग को केवल अनुभव करोगे, जन्म मृत्यु अनुभव है, ये सारे के सारे ये सब यौगिक भाववाचक संज्ञाएं होती है, ये भी बात अपने आप में सही है। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है, ये बात अपने आप में गलत है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण अर्थात परिवर्तन नहीं होता, इसलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर असंगत कथन, आपका डी हो गया। बंगाल का काव्य के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है, भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, रघुवीर सराय। आपको दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, बेशक वहां एक रचना दी या उसके लेखक दिए, लेकिन आपको ये जानकारी रखनी चाहिए कि रघुवीर सराय को क्यों जाना जाता है, इनकी रचना, निर्मल वर्मा की भीष्म साहनी। मान के चलो उसने हरिवंश, ये काव्य जो है हमारा बंगाल का काव्य हरिवंश राय बच्चन की रचना है, लेकिन आपको भीष्म साहनी, निर्मल वर्मा, रघुवीर सराय के बारे में भी जानना है, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन आए, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। यही अपने आप में हिंदी के प्रसिद्ध कवि लेखक, उनकी रचनाओं वाले जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। इसके बाद व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द का क्या है? तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम क्या है जी? क्रिया है, प्रेम विशेषण है, अव्यय है, या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे विशेषणों से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं, और कुछ जो हमारी संज्ञा है उनसे हम विशेषण का भी निर्माण कर लेते हैं। तो प्रेम को केवल महसूस करोगे, आप स्पर्श नहीं कर सकते, और जिनको आप महसूस कर सकते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? जो अनुभव जन्य होती है, अनुभव से प्राप्त होती है, वो भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। राइट आंसर हो गया आपका डी। इसके बाद अभिनव गुप्त के अनुसार रस के कितने प्रकार है? तो अभिनव गुप्त के अनुसार रस के प्रकार कितने हैं? 9, 11, 10 या फिर प्यार दोस्तों 8। तो अभिनव गुप्त अपने आप को जो आचार्य भरत मुनि है उनका अनुयायी मानते थे। इन्होंने क्या किया? आचार्य भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति जो रस सूत्र दिया था उसकी व्याख्या अभिनव गुप्त ने की है। तो भरत मुनि ने रस जो माने हैं वो 8 माने हैं, जबकि इनके शिष्य अभिनव गुप्त ने कितने माने हैं? 9 हैं। तो यह भरत मुनि के बाद अभिनव गुप्त का जो सिद्धांत है उसको भी वरीयता दी गई, इसलिए राइट आंसर प्यार दोस्तों क्या है? हिंदी में जो रस की संख्या है वो 11 है, ये आपको ध्यान। पाली और प्राकृत में रस जो है 10 है, और भरत मुनि के अनुसार रस कितने होते हैं? 8। तो अगर आपसे ये पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या बताओ, तब आपका आंसर 8 है। अब पाली और प्राकृत भाषा में रस बताओ तो राइट आंसर आपके 10 है। संस्कृत में रसों की संख्या बताइए तो 11 है। इसके बाद वो हिंदी में कुल रस बताइए तो 9 है, और अभिनव गुप्त के अनुसार रस बताइए तो राइट आंसर आपका 9। शब्द व्यंजक है तो उसकी शक्ति कहलाएगी। जो अगर शब्द व्यंजक है कोई शब्द, तो जो उसकी शक्ति है वो क्या कहलाएगी? वो व्यंग कहलाएगी, जिसको कमेंट कहते हैं। दोनों में से कोई नहीं, दोनों कौन सा? ए और सी है। व्यंजना कहलाएगी या फिर दोनों कहलाएगी? तो दोनों में से कोई नहीं तो कह नहीं सकते, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है, एक अभिधा, एक लक्षणा और एक व्यंजना, 3 शब्द शक्ति होती है। तो व्यंजना से प्यार दोस्तों व्यंजक से क्या बनेगी? व्यंजक, व्यंग और व्यंजना दोनों बनेगी, इसीलिए राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर डी। उसको हम व्यंग कमेंट भी कहेंगे और उसको व्यंजना भी कहेंगे, इसलिए राइट आंसर क्या? ए और सी दोनों हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जिसमें दोनों में से कोई नहीं और दोनों, तो राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, इन्हीं पे फोकस करना है।
अदरवाइज वो ऑप्शन ए बी सी डी अलग अलग दे सकता था। तो ये तुक्का मारने की भी शॉर्ट ट्रिक है। अगर प्यारे दोस्तों किसी भी तरह चाहे वो जीएस का आपका क्वेश्चन हो या हिंदी का हो, अगर उसमें से आता है कि दोनों में से कोई नहीं या फिर ये दोनों है, ए और बी दोनों है, तो समझ लो उन्हीं में से कोई एक आंसर है। तो यहाँ पे व्यंज भी है, व्यंजना भी है, तो सबको पता है व्यंजना है, लेकिन उसी को व्यंजना को तो कमेंट कहते हैं, इसलिए राइट आंसर हो गया डी। प्यारे दोस्तों अगर आपको 26 क्वेश्चन आपने कर लिए, और ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके, क्योंकि आप क्या करते हो, बार बार प्रीवियस क्वेश्चन जो है एक ही तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, जो आमतौर पर परीक्षाओं में हाल फिलहाल नहीं पूछे जाने। को तुम है घनश्याम हम तो बरसे कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय दिल क्यों करत पाए, में निम्न में से कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे 4 अलंकार आपको दिए हैं, रूपक, अतिशोक्ति, वक्रोक्ति और उत्प्रेक्षा। अब मान के चलो आपको नहीं पता, पहली बार आपके सामने ये पंक्ति आई है, और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपने रट्टे मारे हुए हैं। ठीक है भी, इसमें ये अलंकार है, इसमें ये है, इसमें है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सबने सुना है। तो आपको आंसर टैली करके आंसर देना चाहिए। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, आपको ये पता है कि उत्प्रेक्षा वहां होता है जहां संभावना है, और संभावना के लिए वो जो क्या प्रयोग करेगा, संभावना के लिए प्रयोग करेगा प्यार दोस्तों वो मनु मानो जनु जानो, मन हूं जन हूं मनो मन हूं, ऐसे जन जनु मनो, इनका प्रयोग करेगा। ऐसा कोई भी शब्द इसके अंतर्गत नहीं है जो संभावना को प्रकट करता हो। अतिशोक्ति कहते हैं बढ़ा चढ़ाकर कहना, को तुम हो घनश्याम हम बरसे कित जाए, नहीं मनमोहन प्रिय दिल क्यों परत पाए। इसमें बढ़ा चढ़ा के कोई भी गुणों की बात नहीं है, यहाँ तो अलग अलग व्यक्ति को समान बताया जाए। ये तो यहाँ क्या कह रहा है, घनश्याम, ठीक है, ये कह रहा है को तुम, यानी कि तुम और घनश्याम, तो दोनों अलग अलग हुए, एक तो हुए नहीं है, तो रूपक भी नहीं है, तो जो बच गया फिर वो आपका राइट आंसर है, और वो हो गया वक्रोक्ति। जहाँ बात को सीधे सीधे ना कह के घुमा फिरा के कहा जाता है, उसको कहते हैं वक्रोक्ति अलंकार। समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प बताना है क्या है, तो समास विग्रह की दृष्टि से असंगत का मतलब क्या होता है, गलत अर्थात बेमेल बताना है। इसमें भोजनार्थ है भोजन के लिए, ठीक है, जो ये तो अपने आप में सही हो गया, आपको तो असंगत गलत बताना था, जीवन भर, पूरे जीवन या जीवन भर, ठीक है। इसके बाद लाजवाब जवाब के साथ, तो लाजवाब है जवाब के साथ, ये अपने आप में गलत हो गया। देशाटन देश में अटन, तो ये अपने आप में सही है, लेकिन यहाँ पे लाजवाब का जवाब के जो साथ है, ठीक है, ये अपने आप में गलत हो गया। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर सी, ठीक है। उदित उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक है, विकसे संत सरोजन वन हर्षे लोचन भरंग, दोहे में कौन सा अलंकार है। तो इसमें प्यार दोस्तों ये खुद कह रहा है कि ये दोहा छंद है, अर्थात तो एक चरण में, पहले चरण में इसकी 13 मात्रा होगी, लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे, अलंकार पूछ रहा है। प्रतीप अलंकार वहां होता है जहां हम चीजों को उल्टा कर देते हैं, रूपक है, उत्प्रेक्षा है या व्यतिरेक है। प्यार दोस्तों यहाँ उत्प्रेक्षा क्या कब होता है, जब मनु मानो जनु जानो मन हु जनु होता है, ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। प्रतीप अलंकार कब होता है, जब हम उपमा को उपमान को उपमेय और उपमेय को उपमान बना दे, तो ये भी नहीं है। व्यतिरेक में क्या होता है, सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन है, वो भी नहीं है, तो बच के आ गया आपका रूपक। राइट आंसर हो गया आपका प्यार दोस्तों यहाँ बी। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो अमेरिका, जापान, ब्रिटेन या पोर्ट लुइस, तो ब्रिटेन का ही दूसरा नाम लंदन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यार दोस्तों इसको हम सॉरी क्या कहते हैं, इंग्लैंड, ठीक है, तो यहाँ पर ब्रिटेन, इंग्लैंड या लंदन कुछ भी आ जाए प्यार दोस्तों इसमें, तो राइट आंसर है छठा विश्व हिंदी सम्मेलन ब्रिटेन में। जरूरी नहीं ब्रिटेन शब्द का ही प्रयोग करे, लंदन भी करेगा तो भी ठीक है, इंग्लैंड भी कहेगा तो भी ठीक है। मैं लेके आया हूँ एक हिंदी स्पेशल का बेहतरीन बैच, जिसके अंदर हम तभी तमाम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम हैं उसके सिलेबस को यहाँ हम कंप्लीट कराएंगे। इस कोर्स की फीस रहेगी 399 रुपया। इसके अंदर हम हिंदी व्याकरण, हिंदी शब्दावली, हिंदी काव्य शास्त्र, हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी विविध, यानी कि हिंदी के सारे वे सेक्शन जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन पास हो, या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, पुलिस भर्ती की या फिर शिक्षक भर्ती की, प्यार दोस्तों मैं सारा सिलेबस कराऊंगा इस हिंदी स्पेशल के बैच में कंप्लीट। धन्यवाद।